तो हम लोग आज पढ़ेंगे कोआगुलेशन, प्रिसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फ्लोकुलेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, है ना। जैसे दूध से हम लोग मक्खन निकालते हैं, वो हो गया हमारा कोआगुलेशन, प्रिसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मक्खन निकालते हैं तो उससे फिर घी बनाते हैं, है ना। मक्खन से फिर घी बनाते हैं, तो वो भी है घी। जब हम बनाते हैं तो उससे बहुत सारा सॉलिड पार्टिकल हमको अलग अलग मिल जाता है ना। घी बनाने के बाद एक लिक्विड आता है, और घी जो लिक्विड है और बाकी सॉलिड पार्टिकल आता है उसमें, तो वो भी एक फ्लोकुलेशन है, क्योंकि मक्खन भी एक कोलाइड्स है। जैसे कि दूध एक कोलाइड्स है, उसी तरह से मक्खन भी एक कोलाइड्स है। तो हम लोग जो है उसका हम लोग कोआगुलेशन कराते हैं। घी बनाने के लिए कोआगुलेशन मक्खन का कराते हैं, है ना। मक्खन निकालने के लिए हम लोग दूध का कोआगुलेशन कराते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग कोआगुलेशन कराते हैं। तो कोआगुलेशन कराने के लिए जो ज़्यादातर मेथड, जो सबसे जो अप्रोप्रिएट मेथड है, वो मेथड क्या है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन तभी तक स्टेबल है जब उसमें थोड़ा बहुत जो है मिनिमम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहेगा। मिनिमम क्वांटिटी में जब इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहेगा तभी तो इलेक्ट्रोलाइट में ना केटायन और एनायन रहेगा। उस केटायन और एनायंस में से किसी एक को कोलाइडल मॉलिक्यूल अपने ऊपर एडजॉर्ब करके पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन पढ़ा चुके हैं। तो जब तक कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज डेवलप नहीं होगा तब तक तो कोलाइड जो है स्टेबल नहीं होगा। कोलाइड को स्टेबल रहने के लिए जो कोलाइडल पार्टिकल है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, वो हमेशा चार्ज्ड होना चाहिए, और सारे कोलाइडल पार्टिकल पर सेम चार्ज। तो उसके लिए थोड़ा सा मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग रहने देते हैं। जब हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव नहीं करते। प्यूरिफिकेशन करते हैं ना, डायलिसिस के प्रोसेस से, इलेक्ट्रोडायलिसिस के प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, तो वो सारे प्रोसेस में हम लोग जो है 100% इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव नहीं करते हैं। मिनिमम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट को रहने देते हैं। इतना क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ते हैं जिससे कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज का मेंटेनेंस हो। ठीक है, क्लियर। तो अब जो है इतना तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना ही चाहिए मिनिमम क्वांटिटी में कोलाइड को स्टेबल रहने के लिए। तो अब अगर कोलाइड के स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना है तो दो काम कर सकते हैं। एक तो क्या करेंगे कि 100% इलेक्ट्रोलाइट को हटा देंगे। जैसे 100% इलेक्ट्रोलाइट को हटाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है, जो केटायन या एनायन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो भी हट जाएगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है, तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो निकल जाएगा। तो फिर सारा कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा? चार्जलेस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर एग्रीगेशन होगा, कोआगुलेशन हो गया। एक तो ये मेथड है कि हम प्यूरिफिकेशन के इसमें 100, या हमको जब भी हुआ कि तो और उसको डायलिसिस करा दिए ना, रिपीटेड डायलिसिस करा देंगे तो जो है सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा, फिर प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा, है ना। दूध का फटना जिसको बोलते हैं ना, कोआगुलेशन वो भी है। ठीक है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट और ऊपर से ऐड कर देते हैं ज़्यादातर केस में, क्योंकि डायलिसिस करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कॉस्टली है। डायलिसिस करना कॉस्टली है, रिपीटेड डायलिसिस करना कॉस्टली है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए स्टेबल रहने के लिए। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, यानी डिस्पर्सन मीडियम में और इलेक्ट्रोलाइट को मिला देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जब हम थोड़ा और मिला देंगे तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस जब ज़्यादा होगा तो सारे ये जो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल जो है अपोजिटली चार्ज आयन के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जिसके कारण जो है कोलाइडल पार्टिकल फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होने के बाद तो प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग ये जो प्रोसेस है ना स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने का, इसी को हम लोग बोलते हैं कोआगुलेशन।
है ना। कोगुलेशन क्या बोलते हैं, कोगुलेशन कराने के लिए जनरली स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है ऐड करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, ताकि कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज्ड स्टेटस है ना, चार्ज पार्टिकल होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल बन जाए, ठीक है, तभी तो एग्रीगेशन होगा ना। तो ये बहुत ही नेसेसरी है। तो कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन क्या होगा, इट इज अ फिनोमिनन। सो दिस इज नथिंग बट इट इज द फिनोमिनन, द फिनोमिनन of precipitation, phenomenon of precipitation of the colloidal solution, of the colloidal solution by addition of excess of an electrolyte, ठीक है, excess of electrolyte is called coagulation or flocculation, ठीक है। ये है हमारा डेफिनेशन। तो जनरली यही करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। ऐसे प्रिसिपिटेशन करने का तो और भी बहुत मेथड है, डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन मेथड है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को ही ऐड करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि कोगुलेशन क्या है। अब कोगुलेशन में क्या होता है, इसी से रिलेटेड एक हमारे पास आया है हार्डी सुल्ज रूल आया है। कोगुलेशन को गवर्न करने के लिए एक रूल बना है। हार्डी सुल्ज जो है, ये दो साइंटिस्ट है, दोनों ने मिल करके कोगुलेशन से रिलेटेड कुछ हमको जो है एक रूल बना दिए हैं। उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। वो बोलता है, वो हार्डी सुल्ज ने बताया कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है कोगुलेशन कराने का जो टेंडेंसी है वो डिफरेंट होता है। कोगुलेशन कराने का जो टेंडेंसी होता है ना, कोगुलेशन कौन करा रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट। कोगुलेशन कौन करा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। ये जो कोगुलेशन कराने का जो टेंडेंसी है, पावर है, एक्सटेंट ऑफ कोगुलेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैज़ गॉट अ डिफरेंट एबिलिटी टू हैव अ कोगुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन कराने का जो पावर है, डिफरेंट पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट में जो इंग्रेडिएंट है केटायन और एनायन, उसके ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट का जो केटायन और एनायन है, उस केटायन और एनायन को के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो कोगुलेशन करा पाएगा, ठीक है। जितना कम चार्ज होगा उसके ऊपर, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा कोगुलेशन करा पाएगा। जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा केटायन एनायन का, उतना कम वो कोगुलेशन करा पाएगा। तो डिपेंड करता है। और ये जो आयन है ना, यही तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट हुआ। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, फ्लोकुलेटिंग एजेंट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट या फ्लोकुलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट या कोगुलेटिंग एजेंट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, आयंस है, केटायंस और एनायंस। केटायन या एनायंस में से कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा कोगुलेशन कराने में, तो उसको बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेटिंग आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये हो गया हमारा फ्लोकुलेटिंग एजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोकुलेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग आयन, ठीक है ना।
इलेक्ट्रोलाइटिक आयन, इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन, इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे फ्लोकुलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो याद रखना है। और हार्डी-शुल्ज रूल ने ये बताया कि फ्लोकुलेटिंग आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो जो है प्रिसिपिटेशन कराएगा। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक आयन है, जो फ्लोकुलेटिंग आयन होगा वो अपोजिट टू द कोलॉइडल पार्टिकल होगा। ठीक है ना। तो फ्लोकुलेटिंग आयन क्या होगा? अपोजिटली चार्ज टू द कोलॉइडल पार्टिकल। फ्लोकुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक आयन, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन। तो फ्लोकुलेटिंग आयन क्या होता है? अपोजिटली चार्ज टू द कोलॉइडल। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक आयन है ये कब फ्लोकुलेटिंग आयन होगा? अपोजिटली चार्ज होगा, अपोजिटली चार्ज टू कोलॉइडल पार्टिकल। यानी अगर कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर अपोजिटली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल, यानी कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लोकुलेटिंग आयन का के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और अगर ये फ्लोकुलेटिंग आयन के ये कोलॉइडल पार्टिकल अगर नेगेटिवली चार्ज है तो फ्लोकुलेटिंग आयन पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, और कोलॉइडल पार्टिकल अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो फ्लोकुलेटिंग आयन नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। यानी फ्लोकुलेटिंग आयंस जो है हमेशा अपोजिटली चार्ज होगा एज द चार्ज कैरिड बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा उसके अपोजिटली चार्ज होगा फ्लोकुलेटिंग आयन। ठीक है, तो हार्डी-शुल्ज रूल ने क्या बताया कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा फ्लोकुलेटिंग आयंस के ऊपर उतना जल्दी जो है वो जो है कोआगुलेशन लाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये समझ में आ जाना चाहिए। जितना ज़्यादा, अब हम लोग जो है बात करेंगे तीसरा टर्मिनोलॉजी का, हम बात करेंगे कोआगुलेटिंग पावर, है ना। फ्लोकुलेटिंग पावर, फ्लोकुलेटिंग पावर, है ना। फ्लोकुलेटिंग पावर क्या हो गया? फ्लोकुलेटिंग पावर कितना ज़्यादा, कम से कम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा फ्लोकुलेटिंग आयन के ऊपर। फ्लोकुलेटिंग आयन को ही हम लोग एक्टिव आयन भी बोलते हैं। ठीक है ना, फ्लोकुलेटिंग आयन को हम लोग क्या बोलेंगे? और एक नाम बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव आयन, एक्टिव आयन भी बोलते हैं। तो याद रखना है ये सब नाम है। यानी फ्लोकुलेटिंग पावर का मतलब हुआ कि ये आयन कितना जल्दी और कितना कम से कम अमाउंट में, कम से कम अमाउंट में कितना ज़्यादा वो कम से कम अमाउंट ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन खर्च हो, कम से कम अमाउंट फ्लोकुलेटिंग आयन, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन, हाउ मच इट ब्रिंग्स अबाउट द कोआगुलेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। मिनिमम क्वांटिटी लेना है फ्लोकुलेटिंग आयन का, और वो कितना ज़्यादा जो है फ्लोकुलेशन कराने में सक्सेसफुल हुआ किसका? कोलॉइडल सब्सटेंस का। इसी को हम लोग बोलते हैं कोआगुलेटिंग पावर। ठीक है ना, तो ये जो कोआगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर दोनों एक ही चीज़ है। तो फ्लोकुलेटिंग पावर किससे रिलेटेड है? एक्टिव आयन से रिलेटेड है, फ्लोकुलेटिंग आयन से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है उससे ये रिलेटेड है, कोलॉइडल पार्टिकल से रिलेटेड नहीं है। फ्लोकुलेटिंग पावर किससे रिलेटेड है? फ्लोकुलेटिंग आयन से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। तो फ्लोकुलेटिंग पावर का मतलब हुआ कि मिनिमम क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कोआगुलेशन ला पाता है या नहीं। तो जितना कम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन, whatever amount of coagulation they can bring about of the colloidal solution, that is called their flocculating power, है ना। और ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फ्लोकुलेटिंग आयन का उतना ज़्यादा जो है उसका पावर होता है, उतना ज़्यादा उसका फ्लोकुलेटिंग पावर है। तो हम लोग ज़रा एक एग्जांपल लेकर के एक एग्जांपल लेते हैं। AS
2H3 सॉल। ठीक है ना। ये जो सॉल है ना, ये जो है नेगेटिवली चार्ज सॉल है, नेगेटिवली चार्ज सॉल। सॉल मतलब क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज सॉल है, यानी इसका जो कोलाइडल पार्टिकल है इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फ्लोकुलेटिंग आयन क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। फ्लोकुलेटिंग आयन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। अब जो है यहाँ पर AS के ऊपर अगर हम इसको आयनाइज करके देखेंगे तो AS के ऊपर क्या होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर होगा -2। तो यहाँ पर हमको कोगुलेट जब कराना है तो यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो कम से कम जो है 3 पॉजिटिव चार्ज वाला जो होगा, 3 नेगेटिव चार्ज वाला जो होगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग को कोगुलेशन कराना होगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर कोगुलेशन होगा। यानी इसके ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज ये है, इसके ऊपर आकर के जो है AH3 प्लस नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब सल्फर आकर के अटैच हुआ है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा 2। ठीक है। AH2 है ना, H3, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया, ये हुआ कोलाइडल मॉलिक्यूल, ये हुआ कोलाइडल पार्टिकल, ये हुआ मॉलिक्यूल, कोलाइडल मॉलिक्यूल, और ये हो गया हमारा कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये सल्फर जो है सेम आयन एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। अब क्या है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन को लाना होगा। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज आयन को लाना होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ला सकते हैं, जैसे अगर एल्यूमिनियम 3+ लाएंगे, यहाँ 2- है, 3+ लाए, बहुत अच्छे से ये कोगुलेशन करेगा। ये सब है कोगुलेटिंग आयन, पावर और कोगुलेटिंग आयन। Al3+ का सबसे होगा, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद जो है हम लोग मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड ले सकते हैं, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद और भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम लेंगे, इसके ऊपर 1 ही पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा पावर होगा, अगर इस तीनों को कंपैरिजन करें इसको कोगुलेशन कराने के लिए, तो सबसे पावरफुल कोगुलेटिंग एजेंट Al3+ वाला कंपाउंड होगा। उससे कमज़ोर कोगुलेशन ये लगेगा, यानी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कोगुलेशन कराने में, और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा सोडियम आयन को कोगुलेशन कराने में। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका हो गया, एल्यूमिनियम आयन का, और सबसे कम पावर हो गया सोडियम। तो ये हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर, फ्लोकुलेटिंग पावर। इसका हुआ जब नेगेटिवली चार्ज सॉल्व था तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कोगुलेटिंग आयंस लाए और इसका हम कोगुलेशन करवाए, और इसमें ऑब्जर्व क्या हुआ कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है फ्लोकुलेटिंग आयंस के ऊपर, उतना जल्दी और उतने अच्छे से वो जो है कोगुलेशन कराता है। जैसे जैसे चार्ज घटते जाएगा इसका कोगुलेशन पावर घटते जाता है। ठीक है। अब इस बार हम लोग लेते हैं दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। ये तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन लिए, इस बार हम लोग लेंगे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन हम ले करके देखते हैं। तो इस बार हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3। ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल है। ठीक है। और ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल होता है। ये क्या होता है, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज सॉल, पॉजिटिवली चार्ज सॉल है ये। ठीक है। FeOH3 है, इसके ऊपर अब जो है यहाँ Fe3+ आके एब्जॉर्ब हो गया। ये हो गया हमारा कोलाइडल पार्टिकल, ये हो गया कोलाइडल पार्टिकल हो गया।
और ये कोलाइडल मॉलिक्यूल है, ये कोलाइडल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो 3 पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग 4 नेगेटिव चार्ज वाला लाएंगे तो सबसे ज़्यादा कोagulation करवाएगा। इसलिए अब हम लोग पावर कंपैरिजन करते हैं, पावर ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग आयन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कोagulation लाएगा वो लाएगा जिसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है जिस पर 4 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो सबसे पावरफुल फ्लोकुलेटिंग एजेंट होगा इसके लिए। इस केस में उससे कम पावर होगा PO4 3-, उससे कम पावर होगा SO4 2-, और उससे भी कम पावर होगा Cl-। यानी यहाँ पर अगर फ्लोकुलेशन कराने की बात हुई तो उसमें सबसे पावरफुल ये मिलेगा हेक्सासियानोफेरेट। हेक्सासियानोफेरेट जो है इसका जो है आयन जो है सबसे ज़्यादा फ्लोकुलेशन कराएगा, सबसे स्ट्रांगली कराएगा, सबसे जल्दी कराएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट का। उससे ज़्यादा टाइम ये लेगा और सबसे ज़्यादा टाइम ये लेगा, है ना, और सबसे कम इफेक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, यानी ये कम से कम क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है करवा देगा फ्लोकुलेशन। इसलिए ये सबसे पावरफुल फ्लोकुलेटिंग आयन हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के लिए, जो है पॉजिटिवली चार्ज जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग जरा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो और एक टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे, एक है कोagulation वैल्यू, कोagulation वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू। अभी फ्लोकुलेशन और कोagulation वैल्यू क्या है ना, ये जो है कितना होगा। ये जो है ना कोagulation वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू कुछ नहीं है, ये जो है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का जो कि ज़रूरत पड़ेगा कोagulation कराने के लिए, ठीक है। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको हम लोगों को कराना है फ्लोकुलेशन करवाना है ना, यानी कोagulation कराना है। तो यहाँ पर जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट required is coagulation value। यानी 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को फ्लोकुलेशन कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं कोagulation वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू, है ना। कोagulation करने के लिए, फ्लोकुलेशन करने के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं कोagulation वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू, ठीक है। और ये जो कोagulation वैल्यू लेते हैं, जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं उसको भी हमको याद रखना है, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल्स, ठीक है, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल्स। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल्स के टर्म में लेते हैं, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल्स के टर्म में लेते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ता है 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को फ्लोकुलेट कराने के लिए,
प्रिसिपिटेट कराने के लिए, यानी 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को फ्लोकुलेट कराने के लिए, प्रिसिपिटेट कराने के लिए, कोआगुलेट कराने के लिए मिलीमोल में जितने मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसी को हम लोग बोलते हैं कोआगुलेशन वैल्यू। उसको हम लोग बोलते हैं कोआगुलेशन वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, कि जितना कोआगुलेशन वैल्यू कम होगा उतना ज़्यादा कोआगुलेशन होगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि जितना कम होगा कोआगुलेशन वैल्यू उतना ज़्यादा फ्लोकुलेशन होगा, है ना। इसको देख करके ही समझ सकते हैं कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो कोआगुलेशन कराना है ज़्यादा से ज़्यादा, कोआगुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, जल्दी से जल्दी कराना है, तो उसके लिए पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करेंगे, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूरत पड़ना चाहिए, है ना। तो इसलिए जितना कम हो सके, जितना कम इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूरत पड़ता है कोआगुलेशन कराने के लिए, जितना कम कोआगुलेशन वैल्यू होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन जितना कम हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का उतना ज़्यादा कोआगुलेशन होता है, यानी पावर उस इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होगा। यानी अगर कोआगुलेशन वैल्यू को देख करके भी बता सकते हैं कि उसका जो कोआगुलेशन पावर कितना है, जितना कम कोआगुलेशन वैल्यू होगा उतना ज़्यादा उसका कोआगुलेशन पावर ज़्यादा होगा, फ्लोकुलेशन पावर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये देखना है। ठीक है, यानी फ्लोकुलेशन पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोअर, है ना। तो लोअर द फ्लोकुलेशन वैल्यू, ठीक है, हायर would be the coagulation of flocculating power, फ्लोकुलेशन पावर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लोकुलेशन, और ये तो रिलेटेड हो गया कि फ्लोकुलेशन कराने से सर्टेन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट कराने के लिए जितना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल्स में किसी इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूरत पड़ता है उसको ही हम लोग कोआगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए कोआगुलेशन के लिए बहुत एक मेथड पढ़े जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का बारे में पढ़े। अब अदर मेथड पढ़ते हैं, अदर मेथड ऑफ कोआगुलेशन, अदर मेथड ऑफ कोआगुलेशन। ठीक है, उसमें पहला होता है बाय म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तीसरा है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, डायलिसिस, या इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड डायलिसिस। ठीक है, रिपीटेड डायलिसिस। और चौथा जो है बाय हीटिंग और कूलिंग। इतना मेथड है, ठीक है, इतने मेथड हैं जिसके सहारे हम और भी जो है कोआगुलेशन करवा सकते हैं। ये 4 मेथड है। पहला क्या लिखा हुआ है, बाय म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन। म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ कि 2 कोलाइड ले लेते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब अगर 1 मोल पॉजिटिव सॉल्ट लिए हैं तो 1 मोल नेगेटिव सॉल्ट ले लेंगे, है ना। तो दोनों एक दूसरे को प्रिसिपिटेट कर देगा, है ना। 1 मोल पॉजिटिव सॉल्ट ले लिए और 1 मोल
नेगेटिव सॉल्ट ले लिए, दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, दोनों एक दूसरे को प्रिसिपिटेट कर देगा, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन। अगर हम इसको 2 मोल लिए हैं तो ये भी 2 मोल लेंगे, अगर इसको हम 3 मोल लिए हैं तो ये भी 3 मोल लेंगे, यानी हो गया इक्विमोलार मिक्सचर, इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है ना। इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट आर मिक्स्ड टुगेदर, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो है इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं। इक्वल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल लेंगे, है ना, ऐसा नहीं ग्राम में नहीं, मिलीग्राम में नहीं, केजी में नहीं, है ना, वॉल्यूम के टर्म में नहीं कि 1 लीटर 2 लीटर में। इक्विमोलार मिक्सचर नंबर ऑफ मोल सेम होना चाहिए, अगर 1 मोल पॉजिटिव सॉल्ट है तो 1 मोल नेगेटिव सॉल्ट होगा, 2 मोल पॉजिटिव सॉल्ट है तो 2 मोल नेगेटिव सॉल्ट होगा। तो ये जो इक्विमोलार मिक्सचर हम बनाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्ट का, तो दोनों एक दूसरे को प्रिसिपिटेट कर देगा, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे का जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कोलाइडल पार्टिकल जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर प्रिसिपिटेशन होगा, कोआगुलेशन होगा। तो एक मेथड तो हो गया बाय म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन। दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड दे देंगे, 2 इलेक्ट्रोड दे देंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, फिर कोलाइडल पार्टिकल जो है अपने अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर जा कर के न्यूट्रलाइज कर जाएगा, जमा हो जाएगा, प्रिसिपिटेट कर जाएगा। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है लंबे समय तक कराएंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन में कराएंगे, तो जो है कोलाइडल पार्टिकल का प्रिसिपिटेशन हो जाएगा अपने अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पहले पढ़ा चुके हैं, उसमें कुछ नहीं है। तीसरा है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस और रिपीटेड डायलिसिस। थोड़ा देर पहले हम लोग जो है बात किए थे कि हम लोग डायलिसिस जो लगातार करेंगे, तो उस केस में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल तब तक रहता है जब तक कि उसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहता है, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज को मेंटेन किए रहता है। लेकिन अगर हम डायलिसिस बार बार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम करेंगे, तो जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो भी हट जाएगा, यानी कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो परसिस्टेंट डायलिसिस में क्या हो गया, परसिस्टेंट डायलिसिस क्या चीज़ है, ये जो रिपीटेड डायलिसिस है इसमें है कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को हम पूरी तरह से हटा देते हैं। परसिस्टेंट डायलिसिस कंटिन्यू बार बार डायलिसिस करेंगे, लगातार डायलिसिस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी पूरा का पूरा 100% इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो जाएगा पर्चमेंट पेपर के थ्रू। तो जब वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट बचेगा ही नहीं, तो फिर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी नहीं रहेगा, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो तो इलेक्ट्रोलाइट के चलते ही होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट ही रिमूव हो गया तो अब चार्ज पार्टिकल मिलेगा नहीं किसी भी कोलाइडल मॉलिक्यूल को, और इस तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ये हो गया बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। अब लास्ट वाला है बाय हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग करके हम लोग जो है कोआगुलेशन लाते हैं। ठीक है, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, बटर का कोआगुलेशन कराते हैं, कोआगुलेशन ऑफ बटर कैसे कराएंगे, हीट करेंगे, है ना, हीटिंग होगा तो क्या क्या मिलेगा हमको, हमको क्या मिलेगा, घी मिलेगा और एग्रीगेटेड कोलाइडल पार्टिकल मिलेगा, कोलाइडल पार्टिकल
TPT मिलेगा, है ना। घी जब निकालते हैं तो बटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। बटर को जब हीट करते हैं तो घी अलग हो जाता है और सॉलिड पार्टिकल बहुत सारा जमा हो जाता है ना। डिस्पर्सन मीडियम, घी क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। घी क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड पार्टिकल वो सारा अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग मिल्क लेंगे, है ना। कोआगुलेशन ऑफ मिल्क, कोआगुलेशन ऑफ मिल्क। कोआगुलेशन ऑफ मिल्क क्या करते हैं हम लोग, कूलिंग करते हैं, ठीक है। तो जब कूलिंग करेंगे ना तो देखेंगे कि बटर जो है ऊपर में आके जमा हो गया है। जो फैट है, फैट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, ठीक है ना। तो कूलिंग जब करते हैं तो लोग घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दूध को ठंडा में रख देना। दूध जो है जैसे आता है उनको दूध मिलाते हैं और ला करके उसको डायरेक्ट जो है फ्रिज में रख दो, ठीक है। डायरेक्ट फ्रिज में रख दोगे, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ठीक है। 1-2 घंटे के बाद जब दूध को बाहर निकालोगे तो देखोगे कि ऊपर में जो है जमा हो गया है फैट सब, उसको तुम हटा सकते हो। दूसरा बात ये भी है, दूध को हम बॉईल कर देंगे, मिल्क को बॉईल कर देंगे, उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं तो ऊपर में क्या बोलते हैं, छाली जमा हो गया। छाली क्या है, फैट है, प्रिसिपिटेट होके बाहर निकला, कोआगुलेशन हो गया मिल्क का। तो मिल्क का 2 तरीके से कोआगुलेशन, कच्चा दूध का भी कोआगुलेशन करा सकते हैं और बॉइल्ड मिल्क का भी कर सकते हैं। रॉ मिल्क जो लाएगा यानी दूधने के बाद, गाय को दूधने के बाद जो दूध हमको मिलता है उसको हम बॉयल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम रख देंगे सीधा फ्रिज में। तो देखेंगे तो 1-2 घंटे के बाद जब उस कंटेनर को देखेंगे तो ऊपर में दूध के ऊपर जो है फैटी मटेरियल आके जमा हो गया, उसको हम आराम से चम्मच से हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें कम होगा। दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट क्या करते, तो कूलिंग किए हम यहाँ फ्रिज में रख के। दूसरा बात है दूध को हम पहले बॉयल कर लेंगे और बॉयल करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाहर में ठंडा होने के लिए छोड़ दें या फ्रिज में रख दें, जहाँ भी रखना हो। उस दूध को ठंडा होने छोड़ देंगे। ठंडा आधा 1 घंटा के बाद जब हम देखें, जितना आधा 1 घंटे के बाद जब पूरी तरह से दूध ठंडा हो जाएगा तो देखेंगे कि उसके ऊपर एक छाली जमा हुई, इसको हम लोग छाली बोलते हैं। वो छाली नहीं है, वो क्या है, फैट है। फैट जो है उसके ऊपर फ्लोट करने लगा। तो हम यहाँ पर दूध का भी कोआगुलेशन कराए, हीटिंग करके हम लोग बटर का कोआगुलेशन कराए जब घी हो गया और सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो गया। और उसके बाद मिल्क का कोआगुलेशन हम लोग कूलिंग करके कराते हैं। मिल्क का कोआगुलेशन क्या करते हैं, कूलिंग करके कराते हैं, ठीक है ना। तो वो कूलिंग करते हैं, क्या होगा, फैट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, फैट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो इतने तरीके से हम लोग जो है कोआगुलेशन करवाते हैं, ठीक है ना। इतने तरीके से हम लोग कोआगुलेशन कराते हैं। ये जो हम लोग कोआगुलेशन का जो पढ़ा है ये सब कोआगुलेशन लायोफिलिक सॉल का खेलिए। ये जितना भी हम लोग मेथड बताए ये सारा लायोफिलिक सॉल के कोआगुलेशन का बताया है, ठीक है ना। हाँ, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे लायोफोबिक सॉल का कोआगुलेशन। आज जो हम लोग पढ़े हैं कोआगुलेशन ऑफ सॉल वो सारा क्या पढ़े, सारे जो हम लोग जितना भी पढ़े मेथड, ये सारे मेथड जो है कोआगुलेशन किसका करा रहा है, लायोफोबिक सॉल का। हम लोग जो पढ़े आज कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल, आज हम लोग यही पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल। लायोफिलिक सॉल मतलब क्या हो गया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी है, लव है, अट्रैक्शन है, तो इसलिए बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़े हैं ये। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।